तो शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 3 की। लेक्चर 3 में हम समझेंगे इमेज फॉर्मेशन के रूल बाय स्फेरिकल मिरर्स। मतलब स्फेरिकल मिरर जो इमेज फॉर्म करते हैं उसके क्या क्या रूल्स होते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इस तरह के सारे जो रूल्स हैं वो आज के लेक्चर में हमें क्लियर हो जाएंगे। तो बड़े ध्यान से आज के लेक्चर को देखिएगा। तो इमेज फॉर्मेशन का सबसे पहला रूल हम समझने जा रहे हैं। आप यहाँ पे दो मिरर देख रहे होंगे, ये कॉनकेव मिरर है और दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का मान लेते हैं कि यहाँ पर फोकस होगा और यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बिहाइंड में होता है, पीछे की तरफ होता है। तो फोकस इसका यहाँ पर बना देते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इधर। तो कॉनकेव मिरर में क्या होगा कि अगर कोई रे इस तरह से आती है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पास होगी जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस का। ये आपने पढ़ रखा है ये रूल, जब हम प्रिंसिपल फोकस के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने इस रूल के बारे में पढ़ा था। फिलहाल हमें ये समझना है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, अगर कोई रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो ये मिरर जो है ना उसको डाइवर्ज कर देगा, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, इस तरीके से डाइवर्ज कर देगा। और हमें ऐसा लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये मिरर के पीछे किसी पॉइंट से आ रही है और वो पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। तो ये इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट रूल है, पता होना चाहिए आपको कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाती है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। लेकिन कॉन्वेक्स में अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे के बारे में हमें ऐसा लगता है कि वो कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो यहाँ पे ना मैंने तुम्हारे याद रखने के लिए, जैसे तुम्हें आसानी से याद रहे, ये बना दिया है कि अगर कोई रे पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाएगी। तो हमने यहाँ पर इस रूल को लिख भी दिया है कि अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से जाती है। और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, डाइवर्ज होगी और ऐसा लगेगा कि कहाँ से डाइवर्ज हुई है, प्रिंसिपल फोकस से। किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। तो सिंपल रूल है, अगर कोई रे पैरेलल आती है तो वापस कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। बस ऐसे याद रखिएगा। एक और चीज़ है, आपको ना यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन को इस जगह से ज्वाइन करना चाहिए। ये लाइन नॉर्मल को रिप्रेजेंट करती है और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरह की एक लाइन तुम्हें यहाँ पे भी बनानी पड़ेगी जो डायरेक्टेड होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को, ऐसे करके। और यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको दिखाने होंगे। तो ये पहला रूल था। चलते हैं दूसरे रूल की ओर। तो अब हम समझने जा रहे हैं सेकंड रूल। तो सेकंड रूल में क्या होगा कि ऐसा ज़रूरी थोड़ा है ना रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। रे तो किसी भी तरीके से आ सकती है। इस बार हम ऐसी रे के बारे में सोचेंगे जो फोकस से होते हुए आएगी। तो मैं ले आता हूँ एक रे। तो मान लो कि इस बार एक ऐसी रे है जो फोकस से होते हुए मिरर के ऊपर क्या होती है, इंसिडेंट होती है। अब इंसिडेंट होने के बाद वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होकर वो किधर को जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो रूल है ये फर्स्ट वाले का बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पे क्या था कि अगर कोई रे पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई रे फोकस से आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगी। और इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई रे फोकस की तरफ आ रही है, ऐसा लगता है अगर कि ये रे जो है ना फोकस की तरफ आ रही है, तो ये रे भी रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इसमें ऐसा लगता है, इसमें रियल में होता है, यहाँ पे असली में होता है सब कुछ, उसमें ऐसा अपीयर होता है, लगता है। तो इसीलिए वहाँ पर बनने वाली जो इमेजेस होती हैं ना वो वर्चुअल होती हैं, और यहाँ पर बनने वाली इमेज 95% रियल होती है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे सब रियल में हो रहा है, वहाँ पे वो वर्चुअल हो रहा है, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये रे फोकस की तरफ आ रही है,
लेकिन असल में क्या है कि ये फोकस से पहुंचने से पहले ही क्या हो जा रही है, डाइवर्ज हो जा रही है। तो ये जो रूल है ये फर्स्ट रूल का बिल्कुल अपोजिट है। अगर कोई रे फोकस से आती है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल जाती है। कॉन्वेक्स में क्या होगा, अगर ऐसा लगता है कि कोई रे फोकस की तरफ आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको वो नॉर्मल ड्रॉ करना ज़रूरी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता है। ये एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, ये मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। आपने वो रूल तो पढ़ा ही था ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर भी तो ऐसा ही हो रहा है ना, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आते हुए एक रे यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाई जाएगी। तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हमने उस रूल को लिख दिया है। और रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, एक ऐसी रे जो कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। और अ रे विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और एक ऐसी रे जो कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस की तरफ क्या हो रही है, डायरेक्टेड हो रही है, मतलब उसकी तरफ आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद ये भी पैरेलल हो जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद वो भी क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि फोकस से अगर कोई लाइट रे आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी, पैरेलल जाएगी। ये फर्स्ट वाले का बिल्कुल उल्टा है, देखो ज़रा, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी। तो ये था दूसरा रूल। इसके बाद बारी आती है तीसरे रूल की। तो ये है तीसरा और सबसे आसान रूल। देखिए रे तो किधर से भी आ सकती है, वो पैरेलल भी आ सकती है, वो फोकस से भी आ सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो उसका क्या होगा रिफ्लेक्शन के बाद, ये हमें समझना है। मान लो कि ये रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है ये उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। और ऐसा ही दूसरी तरफ भी होगा कॉन्वेक्स मिरर में। अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है ऐसा, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस उसी रास्ते पर लौट जाएगी। यहाँ पर आपको वो दिखाना होगा डॉटेड लाइन से। तो आखिर इस केस में ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वापस वो उसी रास्ते पर क्यों जा रही है? क्योंकि हमने जो प्लेन मिरर के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे उसमें एक लॉ ये भी था कि अगर कोई रे परपेंडिकुलर आएगी तो वो वापस उसी रास्ते पर चली जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए अगर यहाँ पर ये एक प्लेन मिरर है और ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे अगर कुछ एंगल बनाती है ना नॉर्मल के साथ, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है। अब क्या हुआ कि रे इंसिडेंट हो गई बिल्कुल सीधा, ऐसे 0 डिग्री का एंगल उसने बनाया नॉर्मल के साथ। इस रे ने सीधे हो गई ऐसे, तो नॉर्मल के साथ ये 0 डिग्री का एंगल बनाई। तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ क्या करेगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अगर ये वाली रे सीधी आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाएगी, सीधी, क्योंकि इस केस में नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बनता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इस केस में क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो जब भी कोई रे परपेंडिकुलर आती है तो वो वापस उसी रास्ते पर चली जाती है, और ऐसा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में। तो याद रखिएगा, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है, क्योंकि इस केस में रे जो है वो मिरर के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर आती है। और इस केस में हम वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन नहीं दिखा सकते जो अब तक हम दिखा रहे थे, ये वाले, क्योंकि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन है, क्योंकि रे इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है, तो इसलिए ये दोनों एंगल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जिस रास्ते से रे आ रही है उसी रास्ते पर वापस जा रही है इस केस में। ठीक है, तो ये तीसरा रूल है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वापस उसी रास्ते पर रिटर्न हो जाती है। तो मैंने इस रूल को यहाँ पे लिख दिया है कि अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ऐसी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है किसके, कॉनकेव मिरर के, और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर,
और कॉन्वेक्स मिरर में ये क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड होगी, मतलब उसकी तरफ आती हुई दिखेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इस केस में रे जो आती है वो नॉर्मल आती है। तो हमने रीज़न भी लिख दिया ऐसा क्यों होता है। तो इस तरह से अभी हमने 3 रूल कंप्लीट किए हैं। अभी एक और आसान सा रूल बचा है, उसे भी देख लेते हैं और उसके बाद हम कॉनकेव मिरर से होने वाले इमेज फॉर्मेशंस को और कॉन्वेक्स वालों को देखेंगे। चलिए खैर, इसके बाद हम समझना शुरू करते हैं 4th जो रूल है उसको। ये एक सिंपल सा रूल है। इसमें क्या है कि हमें ये बताया जाएगा कि अगर कोई रे इस तरह से ऑब्लिक्वली आती है, ऑब्लिक्वली मतलब तिरछी आती है, तो जितना एंगल वो बनाएगी इसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही एंगल बनाते हुए वो रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से अगर कोई रे इंसिडेंट होती है और मान लो कि उसने यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, जितना भी बनाएगी, और जब ये रिफ्लेक्ट होगी ऑब्लिक्वली तो उतना ही एंगल बनाते हुए ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। ऑब्लिक्वली का मतलब है जब कोई रे तिरछी आएगी इस तरीके से, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाएगी उतना ही एंगल बनाते हुए जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस तरह से निकल जाएगी। तो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, या आप इसे नॉर्मल भी कह सकते हैं, नॉर्मल के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाएगी उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, क्योंकि इसे हम अच्छी तरह से पहले से ही जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी होगा। अगर मान लीजिए कोई रे ऑब्लिक्वली आती है इस तरीके से, तो अगर वो टेढ़ी आएगी ना, तो टेढ़ी ही वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसकी वजह यह है क्योंकि नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनेगा इंसिडेंस का, उतना ही एंगल बनेगा रिफ्लेक्शन। तो ये कोई ख़ास इम्पोर्टेंट रूल नहीं है। इससे पीछे के जो 3 रूल थे वो बड़े इम्पोर्टेंट थे। लेकिन चलिए, इस रूल को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्वली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑब्लिक्वली इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, टूवर्ड्स द पॉइंट P ऑन द कॉनकेव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर। पॉइंट P यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसको हम पोल कहते हैं। इज़ रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्वली। ऑब्लिक्वली आएगी तो ऑब्लिक्वली जाएगी, तिरछी आएगी तो तिरछी जाएगी, आप ऐसे समझ सकते हैं। द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेज फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। मतलब कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो इस तरह से ये जो 4 रूल्स हमने पढ़े हैं, ये आगे इमेज फॉर्मेशन में हमारी काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं उन रूल्स को। तो टोटल 6 रूल हैं और 6 के 6 रूल की अच्छी तरह से स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके ऊपर तरह तरह के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी रूल्स में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट आप देख रहे होंगे, ये ए बी जो है इससे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ये सब पता चलेगा। ऐसे ही ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा पास आ गया, फिर और पास आ गया, फिर और पास, ये सारे रूल्स अब हमें एक एक करके समझने हैं। तो सबसे पहले हम रूल ए को समझते हैं। तो पार्ट ए में हम ऐसे ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे जो काफ़ी दूर होंगे मिरर से। काफ़ी दूर का मतलब इतनी ज़्यादा दूर कि आप उसको इन्फिनिटी कह सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे कि सन होता है या मून होता है या फिर गैलेक्सीज होती हैं, ये सब बहुत दूर माने जाते हैं और इनकी जो डिस्टेंस होती है मिरर से, उसे क्या मान लिया जाता है, इन्फिनिटी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट जो होगा उसको आप हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए बी से। अब क्या होगा कि लाइट रेज देखिए ज़रा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आएंगी ऑब्जेक्ट से होते हुए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उन लाइट रेज का क्या होगा। जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि लाइट रे ऊपर से आएगी, वो कहीं से भी आ सकती है, वो इधर से भी आ सकती है। तो ऐसे आई लाइट रे तो वापस, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे आती है वो वापस उसी रास्ते पर लौट जाती है, तो सेम पाथ पर वो रे रिटर्न हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं कि लाइट रे यहीं से आएगी, वो नीचे से भी तो आ सकती है। तो नीचे से भी अगर लाइट रे आ रही है ऑब्जेक्ट से होते हुए, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रे भी किधर से जाएगी, फोकस से ही जाएगी। तो अभी हमने यहाँ पे 3 लाइट रे को देखा, एक ये,
दूसरी ये और तीसरी ये। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने स्टडी की है। अब आपको ध्यान से ये देखना है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्ट होने के बाद वाली है, देखिए ये रिफ्लेक्ट होकर आई, ये भी रिफ्लेक्ट होकर आई और ये भी रिफ्लेक्ट होकर आई। तुम ध्यान से देखो कि ये सारी रिफ्लेक्टेड जो लाइट रेज हैं किस पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रही हैं। तो कहाँ पर मिल रही हैं एक दूसरे से? फोकस पर। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर मिलेंगी वहीं पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। फिर से रिपीट करता हूँ, ये तो सारी इंसिडेंट रे हैं जो आ रही हैं, लेकिन ये सारी की सारी क्या हैं? रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पर मिलेंगी वहीं पर क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो इसका मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस पर बनेगी, क्योंकि सारी लाइट रेज एक दूसरे से फोकस पर मिल रही हैं। तो हमें दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और इमेज फोकस पर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसके बाद इमेज की पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। और इमेज कहाँ पर है? एट फोकस। दो चीज़ें हमें क्लियर हो चुकी हैं। अब इसके बाद तीसरी चीज़ क्लियर करनी है इमेज के साइज़ के बारे में। यहाँ पे जो इमेज बन रही है उसका साइज़ कितना है? ऑब्जेक्ट से छोटा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा छोटा है? तो यहाँ पर हमें कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा एक पॉइंट के सिवा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बनने वाली इमेज पॉइंट के जैसी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज़, बहुत ज़्यादा छोटी और पॉइंट के जैसी, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पॉइंट के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होगा, गैलेक्सी, सन, मून, कुछ भी, तो जो उसकी इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी और बहुत ही ज़्यादा छोटी बनेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइज़ ऑफ इमेज। तो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटे को लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड। तो हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज़्यादा छोटी, पॉइंट साइज मतलब पॉइंट के जैसी। इमेज की साइज़ भी क्लियर हो चुकी है। चौथी जो चीज़ हमें क्लियर करनी है वो है इमेज का नेचर। तो इमेज का जो नेचर होता है उसका पता चलता है रिफ्लेक्टेड लाइट रेज से। अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे से रियल में मिल रही होंगी तो जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। और अगर लाइट रेज, कई बार ऐसा भी होगा कि वो रियल में नहीं मिलेंगे एक दूसरे से। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये वाला डायग्राम देखो, इसमें लाइट रेज एक दूसरे से रियल में नहीं मिल रही हैं, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी। लेकिन जहाँ पे लाइट रेज रियल में मिलेंगी रिफ्लेक्शन के बाद, वहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? रियल होगी। तो अगर लाइट रेज रियल में नहीं मिलेंगी तो इमेज बनेगी वर्चुअल, और अगर लाइट रेज रियल में मिलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन तो इमेज बनेगी रियल। तो यहाँ पे तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज एक दूसरे से रियल में मिल रही हैं इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब इमेज क्या बनेगी? रियल बनेगी। और जो रियल इमेज होती है ना वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब कि उल्टी होती है। रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड ज़रूर होगी, और अगर वो वर्चुअल है तो फिर वो इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब सीधी। तो रियल है तो उल्टी बनेगी और वर्चुअल है तो सीधी बनेगी। वर्चुअल इमेज भी अभी हमारे पास आएगी थोड़ी देर में। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसमें से हमने ए पार्ट को क्लियर कर लिया है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज बनेगी फोकस पर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी, इमेज की पोजीशन फोकस। इसके अलावा इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल होगा, क्योंकि लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद रियल में मिल रही हैं। यहाँ पे हमने लिखा रियल। और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड ज़रूर होती है। इसके बाद साइज़ की बारी आई। साइज़ हमें यहाँ पे पॉइंट के जैसा दिख रहा था तो हमने लिखा हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज़। तो उम्मीद है कि ये पहला केस आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलते हैं दूसरे केस को समझने की ओर। तो ये दूसरा केस है। इसमें क्या है ना, ऑब्जेक्ट मिरर के और पास आ चुका है। पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, बहुत ही ज़्यादा दूर था। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ चुका है, थोड़ा सा पास है मिरर के। ऐसे धीरे धीरे ना ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता चला जाएगा और हम देखेंगे कि उसका इमेज फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट को हम फिर से रिप्रेजेंट करेंगे ए बी से। ये वाली जो पोजीशन होती है ना ऑब्जेक्ट की, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होती है। तो इस पोजीशन को कहा जाता है बियॉन्ड सी।
तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो हमें क्लियर हो गई है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सी के पीछे। अब हमें क्लियर करनी है इमेज की पोजीशन। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से होते हुए एक लाइट रे को लेकर आते हैं। इस बार डॉटेड मत बनाइएगा क्योंकि इस बार इन्फिनिटी से नहीं आ रही। पिछली बार हमने यहाँ पे डॉट्स बनाए थे ना, इस बार नहीं बनाने। लाइट रे आ रही है इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हमें अच्छी तरह से पता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाने वाली है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे जाने वाली है फोकस से, इस तरह से निकल गई। ठीक है, एक लाइट रे तो ये हो गई। एक ये हमेशा ही बनी रहती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वापस भी उसी रास्ते से जाएगी, क्योंकि ये वाली लाइट रे मिरर के ऊपर नॉर्मल होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। दो लाइट रे तो क्लियर हो गई। अब तीसरी लाइट रे देखो ज़रा। एक लाइट रे इधर से लाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इधर से भी तो ला सकते हैं लाइट रे को। तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस जाएगी। अब ये देखो कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और ये भी क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और ये भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। तो फिलहाल आपको इन दो लाइट रे पर ध्यान देना है। एक तो ये वाली जो फोकस से आ रही है, और एक ये वाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। इसमें ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो हमेशा ऐसी रहेगी। मेन लाइट रेज ये हैं कि एक जो है फोकस से जा रही है और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो अगर हम इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को देखें तो कहाँ पर मिल रही हैं? इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो जिस पॉइंट पर ये मिलेंगी ना, वहीं पर क्या होगा? इमेज बनेगी। तो इस पॉइंट पर इमेज देखिए किस तरीके से बनेगी। इस पॉइंट को आपको वहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा प्रिंसिपल एक्सिस से, और ये जो इमेज बनेगी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश और बी डैश से। ये इमेज बन गई, देखो ध्यान से। तो ये जो इमेज बनी है ना, फिर से देखो, लाइट रेज रिफ्लेक्टेड होने के बाद इस पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रही हैं। तो जहाँ पर मिलेंगी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहीं पर इमेज बनेगी। अब ये जो इमेज बन रही है इसकी पोजीशन कहलाएगी बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ। इमेज जो है वो कहाँ पर बन रही है? सी और एफ के बीच में। तो बिटवीन सी एंड एफ। दो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन। अब इमेज के साइज़ की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से काफ़ी छोटा है। तो इसका जो साइज़ है इमेज का, इसको हम लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड लिखने के बजाय इस बार डिमिनिश्ड लिखेंगे। तो क्योंकि ज़्यादा छोटा नहीं था, सिर्फ छोटा था, तो इसलिए डिमिनिश्ड आ जाएगा। बहुत छोटा होता है तो हाईली डिमिनिश्ड लिख देते हैं। तो साइज़ ऑफ इमेज के बाद अब बारी आती है नेचर की। ध्यान से देखो, लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे से रियल में मिल रही हैं। तो जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद रियल में मिलती हैं तो जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? रियल होती है। तो यहाँ पर जब इमेज का हम नेचर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने तुम्हें बताया था कि इमेज जो रियल होती है ना, वो इन्वर्टेड ज़रूर होती है, वो उल्टी बनती है, और वैसे दिख भी रहा है कि यहाँ पे उल्टी बनेगी। तो ये दूसरा केस था। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो उसकी इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में। और उसके बाद उसका साइज़ हमने देखा कि साइज़ जो था वो ऑब्जेक्ट से छोटा था, इसलिए क्या लिखा? डिमिनिश्ड लिखा। इसके बाद नेचर हमने देखा कि लाइट रेज रियल में एक दूसरे से मिल रही हैं, इसलिए नेचर कैसा होगा? रियल होगा। तो उम्मीद है कि ये बी पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सी पार्ट की ओर। तो अब ये सी पार्ट है। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट मिरर के और पास आ चुका है। पहले वो इन्फिनिटी पर था, फिर बियॉन्ड सी आया, अब वो सी के ऊपर आ चुका है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है, इसमें बहुत सारी नई चीज़ें हमें पता चलेंगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले वही रे लेकर आते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल। सबसे ज़्यादा इसी रे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से जाएगी? सब जानते हैं, ये फोकस से जाएगी। तो इसको पास कर देते हैं हम फोकस से, ये निकल गई। तो ये थोड़ी ज़्यादा नीचे से मैंने निकाल दी थी, टेढ़ी हो गई थी, तो अब मैंने इसको सही कर दिया है। तो पैरेलल अगर कोई रे आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। अब एक दूसरी रे लेकर आते हैं जो ऑब्जेक्ट से होते हुए और मिरर के फोकस से होते हुए, ये सीधी बनाइएगा आप ज़रा स्केल की मदद से, मेरे से थोड़ी टेढ़ी हो गई है। तो फोकस से अगर कोई लाइट रे आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो लाइट रे आई थी ना फोकस से, ये रिफ्लेक्शन के बाद किस तरह से चली गई? पैरेलल चली गई। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली होती है उसका तो खैर कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो जिस रास्ते से जाएगी उस रास्ते से निकल जाएगी।
तो अब आप ये देखिए कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो हैं, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ पर इस पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रही है। तो जहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे से मिलती हैं जिस पॉइंट पर, वहीं पर क्या होता है, इमेज बनती है। तो यहाँ पर इमेज बनेगी। तो इस जगह पर हम ऐसे जॉइन करते हुए इमेज बना देते हैं, ठीक है। और जैसे हम ऑब्जेक्ट को ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश और बी डैश से। तो इमेज बनने के बाद अब हम उन सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एट सी। इमेज की पोजीशन भी कहाँ पर है? एट सी। दोनों एक ही जगह पर हैं, इसीलिए ये वाला केस इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। दोनों की पोजीशन सेम है। एक और चीज़ देखिए ज़रा, दोनों का साइज़ भी सेम है। जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज़ किसका है? इमेज का है। लाइट रेज रियल में मिल रही हैं, तो इसलिए इमेज बनेगी रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ कहाँ पर? सी पर। इमेज का साइज़ सी पर। इमेज का नेचर रियल इन्वर्टेड, और इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के क्या होगा? इक्वल होगा। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमने सारी चीज़ों को लिख दिया है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी पर, इमेज की पोजीशन सी पर, दोनों का साइज़ सेम है, और सेम साइज़ की वजह से और सेम पोजीशन की वजह से ये वाला केस इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि लाइट रेज रियल में मिल रही थी, इसलिए नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। आपसे बोर्ड के पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाए कि सेम साइज़ की इमेज मिले। तो आप तुरंत बता देंगे कि हम तो सी पे रखेंगे, क्योंकि सी पे रखने से ही क्या होता है? सेम साइज़ की इमेज मिलती है। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। चीज़ें क्लियर होंगी तभी आप जवाब इजीली दे पाएंगे। तो अब ये कुल 6 केस में से 3 को हमने क्लियर कर लिया है आज। ये ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होगा, थोड़ा सा पास आ जाएगा, इसको बोलेंगे बियॉन्ड सी, और सी पर। अगले लेक्चर में हम उसको और आगे बढ़ाएंगे, ऑब्जेक्ट को सी और एफ़ के बीच में आएगा, फिर एफ़ पर आएगा, और फिर एफ़ और पी के बीच में आ जाएगा। इन सभी केसेस की स्टडी होगी अगले लेक्चर में। तब तक आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, बार बार रिपीट करके। थैंक यू।